ओके, सो और टॉपिक अपन जो पढ़ रहे थे उस चीज़ के बारे में बात करें तो चैप्टर इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिस्ट्री। ठीक है, इसमें अपन ने स्टार्टिंग में पहले ये सीखा कि व्हाट जावा इज़, मतलब जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये सब हमने पढ़ा था। बट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ जावा वॉज जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक समझ लिया, लेकिन हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें नहीं पता। सेकेंडली, ये एक जनरेशन्स का चार्ट है, यहाँ पे जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनिशियली फर्स्ट जनरेशन थी, फिर सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसी जनरेशन्स हैं। लैंग्वेजेस भी इवॉल्व हुई हैं टाइम के साथ में। पहले दिन में अपने को जावा लैंग्वेज बन के नहीं रेडी थी। सबसे स्टार्टिंग में मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज थी, फिर असेंबली लैंग्वेज आई, फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आई जैसे सी, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान। देन केम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो आज के टाइम में डोमिनेट करती है मार्केट को। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आती हैं दे आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। उसके बाद है प्रॉब्लम ओरिएंटेड और नेचुरल लैंग्वेजेस। तो हम इसी जनरेशन्स वाले चार्ट को हम लास्ट टाइम भी स्टडी कर रहे थे। इसका एक क्विक ओवरव्यू दिया मैंने आपको अभी। साथ में अपने को इतना पता चला इसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो होती हैं टुगेदर, मतलब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज टुगेदर, दे आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेजेस। और बाकी सारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन दे आर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें से कितनी चीज़ें याद करने की हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो सब बताऊंगा बाद में। अभी तो आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है चीज़ों को। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी कोई हम नए टर्म्स सुन रहे होते हैं तो हमें याद रखना डिफिकल्ट होता है। तो बस इसीलिए अपन बार बार इस बारे में बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ ध्यान रहे और याद रहे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब क्या है, इसमें मशीन लैंग्वेज जो होती थी, जो सबसे पहली जनरेशन थी, इस लैंग्वेज को मतलब नेटिव लैंग्वेज कहा सकता है कंप्यूटर की। कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट इस लैंग्वेज को समझता है। अब क्योंकि कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट इस लैंग्वेज को समझता है तो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की, मतलब मैं इस लैंग्वेज में कुछ भी चीज़ लिखूंगा तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझेगा, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ फास्टेस्ट, सबसे तेज़ चलने वाली लैंग्वेज होती है। मतलब इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम सबसे फास्ट चलता है, बहुत एफिशिएंट होता है। पर इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है और सीखना भी इस लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट जाता है। ये सब हमने लास्ट टाइम बातें करी थी, है ना। नो ट्रांसलेटर, ये एक लास्ट में कॉलम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, कि कोई ट्रांसलेटर चाहिए क्या, तो मशीन लैंग्वेज के लिए कुछ नहीं चाहिए। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर करके एक ट्रांसलेटर होता है जो चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एंड बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक मशीन है, और मशीन होने के कारण इसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, तो इट अंडरस्टैंड ओनली दी लैंग्वेज ऑफ करंट्स, सिर्फ करंट्स की भाषा को समझता है। अब करंट्स की भाषा हमारे लिखना पढ़ना डिफिकल्ट था, सो वी डिवाइज्ड अ न्यू लैंग्वेज, द नेम इज मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। इसमें हम ऑन और ऑफ को 0 और 1 से डिनोट करने लगे और इस तरीके से नई लैंग्वेज बन गई थी बाइनरी लैंग्वेज। ये अभी तक की समरी है, अपन ने जितना पढ़ा, जो अपने 4-5 लेक्चर्स थे उस समय अपन ने ये सब चीजें देखी थी अच्छे से। सो द बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ रहा है, जो जीरोज एंड वंस के फॉर्म में है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझने वाला है, या किसी भी दूसरी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, कोई सी भी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ सकता। उसको अगर कंप्यूटर को समझवाना है तो आपको अनडाउटेडली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब वी नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग होता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर है, सी, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इन सब के लिए 2 तरह के हैं, या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो हैं ये भी हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे सी में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए सी का कंपाइलर अलग आएगा। जिसने सी लैंग्वेज बनाई उसी को पता है कि उस लैंग्वेज को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, और कोई नहीं जान सकता, तो इसलिए उसका कंपाइलर उसी ने बनाया। बेसिक, तो उसका बेसिक के लिए इंटरप्रेटर यूज में आ रहा है, तो इंटरप्रेटर भी किसने बनाया, उसी ने बनाया जिसने ये लैंग्वेज बनाई। ठीक है, ऐसी सी प्लस प्लस, इनके लिए भी कंपाइलर यूज में आते हैं। तो जो कंपाइलर मतलब जो भी ट्रांसलेटर है, जिसने लैंग्वेज बनाई वही उसका ट्रांसलेटर बनाएगा, और कोई बना भी नहीं सकता। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आज मानो अक्षत ने नई लैंग्वेज डेवलप करी कोई सी, से दी लैंग्वेज इज समथिंग अकड़म बकड़म कोई लैंग्वेज है। अब वो जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उसने जो भी वर्ड यूज में लेता है, वोकेबलरी यूज में लेता है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे कि मान लो से फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक वर्ड है अकड़म ही समझ लो, अकड़म का मीनिंग क्या है, ओनली अक्षत इज एबल टू अंडरस्टैंड
अक्षत ही सिर्फ उस वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। सो ट्रांसलेटर उसके लिए किसके पास हो सकता है, तो ओनली विथ अक्षत। ऐसी जो भी लैंग्वेज बनाता है वही उसका ट्रांसलेटर बनाता है, वही। और ट्रांसलेटर कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी बनाएगा वो दो में से एक चीज बनाएगा, या तो कंपाइलर बनाएगा या इंटरप्रेटर बनाएगा, दोनों नहीं बनाएगा, है ना। दो ट्रांसलेटर क्यों देगा वो आपको, वो कोई एक ट्रांसलेटर देगा। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो अलग अलग क्या चीजें हैं, ये हमें डिटेल में देखना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो इसको इस टॉपिक के एंड में, इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे हम कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोनों के काम करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है, पर दोनों का काम एक ही है, ट्रांसलेशन का, ठीक है। चलो ओके, सो हमें देखना था कि आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में क्यों आ रही है। तो हमने कहानी स्टार्ट करी थी मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज में हमने जब देखा था इनिशियली, सो देयर वर 0101, आपको पूरा प्रोग्राम जो लिखना है वो पूरा 0101 के फॉर्म में लिखना होता है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है 5+6, तो 5+6 लिखने के लिए ये 5 हुआ, ये हुआ प्लस, और ये हुआ 6, है ना। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस तरीके से इस कोड को लिखा जाता था, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि मशीन लैंग्वेज में सब चीज 0101 के फॉर्म में होती थी। अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि जहां पे 6 लिखा है उसको कर दो 10, तो अभी तो तुम्हें तो पता है कि अभी 6 मैंने यहां लिखा है तो चेंज कर लोगे, ठीक है अभी। लेकिन जब बाद में इस प्रोग्राम को खोल के ओपन करके देखोगे तो तुमको नहीं पता, इसमें हजारों लाइनें हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और तुमको नहीं पता उसमें से कौन सी लाइन पे 6 है जिसको चेंज करना है, ठीक है। सो फॉर द पर्पस मशीन लैंग्वेजेस इसीलिए डिफिकल्ट थी, अपने याद रखने के लिए, समझने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्राम लिख दिया बना दिया तो उसमें कुछ चेंज करने के लिए। सो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हुई हैं और बहुत जल्दी मार्केट में आई नई जमाने की लैंग्वेज, देवर सेकंड जनरेशन। तो ज़रूरत थी हमें ऐसी लैंग्वेज की जिसमें हमें कुछ इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस मिलें। सो बिल्कुल असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया कि हर एक कोड को, हर एक इंस्ट्रक्शन को कुछ कोड दे दिया गया। जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऐड, तो ऐड को नाम ही दे दिया ADD, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के लिए SUB, मल्टीप्लाई के लिए MUL, और आपको बाइनरी में चीजें ना लिखते हुए अब आप डेसिमल में लिख सकते हो। जैसे आपको 5 और 6 लिखना है तो यहाँ पे तो अपन कैसे लिखना पड़ता था, 5 को लिखना है तो 011 और 6 को लिखना है तो 011, जो भी, मतलब ये मैं एक रैंडम यहाँ पे एग्जांपल है, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट एग्जांपल, पर मान लो अपने को 5 को लिखना पड़ रहा है इस तरीके से और 6 को लिखना पड़ रहा है कुछ इस तरीके से, 1011 is 6 समथिंग, से फॉर एग्जाम्पल। सो अगर इस तरीके से अगर अपन लिख रहे हैं, ठीक है, सो ये लिखना समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कितना अच्छा हो अगर हम डेसिमल फॉर्मेट में ही लिख पाएं। हमने पहले भी देखा था नंबर सिस्टम्स 4 तरह के हैं। सबसे बेसिक है डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम यूज करते हैं, जिसमें 10 डेसिमल प्लेसेस, 10 डिजिट्स, 10 सिंबल्स अलाउड है 0 से लेकर 9 तक, और बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 और 1 2 सिंबल्स अलाउड हैं। ऑक्टल के अंदर हमारे पास में है 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक वी हैव सिंबल्स, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में वी हैव 0 से 9 एंड A to F, ये हमारे हेक्साडेसिमल के अंदर है, ठीक है। दिस इज इन ऑक्टल एंड दिस इज बाइनरी एंड दिस इज डेसिमल। ये चीज हम पहले भी एक बार देख चुके हैं। सो अब हम डेसिमल में लिख पाएंगे। असेंबली लैंग्वेज में हम डेसिमल यूज कर सकते हैं। जैसे हमें 5+7 लिखना है तो वी आर ओनली सपोज टू राइट ऐड 5, 7। अब जो असेंबलर होगा वो असेंबलर अपने आप जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे या असेंबल करोगे, बेसिकली कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना कन्वर्ट करे ये प्रोग्राम आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर पे नहीं चल सकता, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में नहीं आने वाला। सो क्या करेंगे, जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले ऐड के करस्पॉन्डिंग जो कोड है वो आ जाएगा। जैसे ये ऐड के करस्पॉन्डिंग ये कोड है, उसके बाद 5 के करस्पॉन्डिंग जो होता है 5 इज 101, तो 101 आ जाएगा। 7 के करस्पॉन्डिंग कोड होगा 111, तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐड के करस्पॉन्डिंग कोड था तो यहाँ पे ऐसा लिखा हो जाएगा 010101, इस तरह से वो ऑटोमेटिकली पूरा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब सर ये कैसे पता कि किस कोड के करस्पॉन्डिंग बाइनरी क्या होता है। जो भी कंपनी प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करती है, इंटेल कंपनी जिसने आपका प्रोसेसर बनाया, वो आपको एक लिस्ट देगा, एक चार्ट देगा कि उसमें कौन कौन से कोड सपोर्टेड है, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड है, ऐड, सब, मल, डिव, कॉपी, मूव, जो भी इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड है, और उन इंस्ट्रक्शंस के करस्पॉन्डिंग बाइनरी में वो क्या है, मतलब एक तरह से शॉर्ट में बोलें तो वो कंपनी अपना असेंबलर खुद दे सकती है आपको, ठीक है। मतलब उस प्रोसेसर का असेंबलर अलग से मिलेगा, हर प्रोसेसर का अलग अलग असेंबलर होगा, क्योंकि
उस प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी को ही पता है बस कि ऐड का बाइनरी फॉर्म क्या है या सब्ट्रैक्ट का बाइनरी फॉर्म क्या है। ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, इनका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत बाद में जाके हुआ और वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। पूरी तरीके से नहीं हो पाया मतलब हर कंपनी जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती वो अपनी एक पूरी लिस्ट बताती कि मैं ये इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करूंगी, ठीक है। इंटेल कंपनी का एक प्रोसेसर आया, मान लो P4 प्रोसेसर ने बोला कि मैं 125 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता हूं। बाद में चल के आया इंटेल कोर i3, उसने कहा मैं 150 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता हूं। सो जब अलग अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करते हैं प्रोसेसर, तो उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए जो असेंबलर चाहिए, कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी, जो कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो असेंबलर चाहिए, वो भी सबका अलग अलग होता है। अगर थोड़ा भी समझ में आया तो भी काम हो गया, नहीं भी आया तो इतना क्लियर होना चाहिए बस कि असेंबली लैंग्वेज अनडाउटेडली वाज बेटर देन आपकी बाइनरी से बेटर थी असेंबली लैंग्वेज, है ना। क्योंकि अपने इंग्लिश लाइक कुछ कोड्स हो गए, निमोनिक्स बोलते हैं इन कोड को, दिस कोड्स आर नोन एज निमोनिक्स, दीज आर नोन एज निमोनिक्स, ओके। लेकिन अभी भी दिक्कत एक थी, इस दिक्कत को समझेंगे तो थर्ड जनरेशन की बारी आएगी। दिक्कत ये थी कि अभी भी जब प्रोग्राम लिखना होता था, पूरा एक पेज में पूरा प्रोग्राम लिख दिया जाता था, 5000 लाइनें तो 5000 लाइनें एक साथ लिख देते थे। लेकिन ज़रूरत महसूस हुई कि इतनी सारी कोड के अंदर अगर हमें कुछ चेंज करना पड़ जाए या कहीं पे एरर आ रही है तो ढूंढ के दूर करना, पूरे 5000 लाइनें पढ़ना, उसमें से एरर दूर करना बहुत डिफिकल्ट। सो सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके थ्रू हम हमारे प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज कर सकें, टुकड़ों में तोड़ सकें। ऐसा करने के लिए ऑल टुगेदर एक नई लैंग्वेज, नई पीढ़ी, एक नई जनरेशन सामने आई, एंड द जनरेशन वाज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी, इसमें फोकस किया जाता था प्रोसीजर्स बनाने पे। प्रोसीजर्स बोले तो जो प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर को ही हम मेथड या फंक्शन भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल प्रोसीजर एज मेथड या फंक्शन। आपने जावा में बनाया अभी, so you know कि what a method or a function is. A method is just a group of statements. It is a set of statements which perform a particular task. एक काम करता है कुछ वो, ठीक है। तो हमें मॉड्यूलरिटी की जरूरत थी और इसके लिए सामने आई प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब क्या हुआ एक्चुअली, जैसे जैसे हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड पे आए, सेकंड से थर्ड, कंप्यूटर्स पावरफुल होते गए, कंप्यूटर्स भी पावरफुल होते गए, इवॉल्व होते गए कंप्यूटर्स भी, उनका हार्डवेयर और स्ट्रांग होते गया, और कंप्यूटर्स चीपर भी होते गए, और कंप्यूटर्स जगह जगहों पे काम में आने लगे। मतलब नॉट ओनली इन दी बिग इंडस्ट्रीज बट दे वर ऑल्सो अवेलेबल इन दी, मतलब होम यूजर्स के लिए अवेलेबल होने लगी ये चीज़, जहाँ पे लोग गेम्स खेल पाते हैं, या सिर्फ पेंटिंग ड्राइंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए समझ लें, या फिर गाने सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, या टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए भी यूज़ में आने लगा। तो जैसे जैसे कंप्यूटर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, कंप्यूटर्स चीपर होते गए, लैंग्वेजेस भी नई चाहिए थी ताकि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाए जा सकें और बड़े और बेहतर प्रोग्राम्स बनाए जा सकें। इनिशियली जो प्रोग्राम्स बनते थे वो सारे कमांड बेस्ड प्रोग्राम होते थे। वहाँ पे प्रोग्राम, अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे कमांड्स लिख के कीबोर्ड से। माउस वाउस नहीं होता था, ग्राफिक्स नहीं होते थे, कुछ भी आइकन वाइकन कुछ नहीं दिखता था। जैसे अभी आपको लोगोज दिखते हैं, कुछ आइकन्स दिखते हैं, कुछ सिंबल्स दिखते हैं, तब कुछ भी नहीं दिखता था। तब सिर्फ एक कर्सर ब्लिंक करता रहता था, आप बस उसके ऊपर टाइप करो। इफ समबडी वांट्स टू नो कि वो किस तरह की चीज़ है, तो वो इस तरह की विंडो को अपन एक तरह से बोल सकते हैं कमांड लाइन। मतलब कंप्यूटर चालू होते से बस यही दिखती थी, बस ऐसी काली भद्दी स्क्रीन जिसके ऊपर आप बस टेक्स्ट टाइप करके एंटर मार सकते हो बस। तो मूवी देखना या वीडियो देखना तो बहुत दूर की बात, मतलब गाने सुनना ये सब तो कर ही नहीं सकते थे इस पर। इनिशियली ज़माना इस तरह का था, पर जैसे जैसे कंप्यूटर्स भी स्मार्ट होते गए, प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स भी और अच्छे डेवलप होने लगे, ग्राफिकल यूज़र वाले। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स आपको मोर पावरफुल बनाने थे, ज़्यादा बेहतर बनाने थे, तो आपको ज़्यादा बेहतर लैंग्वेजेस की ज़रूरत थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो वो ज़्यादा बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सामने आई, दे वर बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन्होंने प्रोग्रामर्स की ज़िंदगी आसान कर दी, क्योंकि यहाँ पे अब आप मॉड्यूलरिटी का यूज़ कर पा रहे हो, आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर पा रहे हो। ठीक है, हर चीज़ के लिए छोटे छोटे फंक्शंस बना दिए गए, हर चीज़ के लिए फंक्शंस बनाओ, फंक्शन के अंदर गिनती, बस वो फंक्शन का नाम जैसे सम है तो बस सम वाला काम उसमें करो, फैक्टोरियल है तो सिर्फ फैक्टोरियल कैलकुलेशन उसमें करा जाएगा। मतलब जैसा नाम रखो बस उसी उतना ही काम उस फंक्शन में कराया जाता था।
ठीक है, बहुत अच्छे से अभी जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग की ओर आगे बढ़ेंगे ये चीज़ और अच्छे से आपको समझ में आएगी, तब मैं फिर इस बारे में जिक्र ज़रूर करूंगा, लेकिन तब हम पीछे नहीं आएंगे, तब हम मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम तब सिर्फ बात करेंगे कि आखिर प्रोसीजर के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों आई। अभी एक लेवल का समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि क्यों प्रोसीजर ओरिएंटेड के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आई। ठीक है, सो अभी यहां तक हमारा पढ़ के कंप्लीट हुआ था कि हमारी अब जो जनरेशन आई थी सी प्लस प्रोग्रामिंग इन सी, बेसिक, फोर्ट्रान, ये जो चीजें आई थी, इनके अंदर इन लैंग्वेजेस का यूज करके हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्राम्स बना पाते थे, इनमें हम मेथड्स, फंक्शंस बना पाते थे, जिससे हमारा प्रोग्राम बेहतर ऑर्गेनाइज्ड दिखता था, मॉड्यूलर दिखता था। इस प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम को कोई और भी देखे, कोई और पढ़े, कोई और समझे या कोई और उसमें चेंजेस करना चाहे तो उसके लिए भी जिंदगी आसान होती थी। इसीलिए मार्केट में ये लैंग्वेजेस बहुत जल्दी पॉपुलर हुई और आज भी डोमिनेट करती है मार्केट को सी लैंग्वेज। सी बहुत ज़्यादा फेमस है उसमें, सी लैंग्वेज। एंड कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कंपल्सरीली मान के चलो, जो भी लोग इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग में आप कुछ भी ऑप्ट करो, व्हाट्स एवर सब्जेक्ट यू ऑप्ट, आप सीएस वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, इलेक्ट्रिकल्स है, मैकेनिकल है, जो सिविल है, आपकी जो भी ब्रांच होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल केम अक्रॉस सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी आपको उस समय पे। ठीक है, हालांकि सी लैंग्वेज हमारे जावा से पुरानी है और अगर आपको जावा बहुत अच्छे से आ गई तो सी को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सी आप अपने आप से सी खुद पढ़ के और कर पाओगे, और बहुत सारे बच्चे आज कर रहे हैं ये चीज़। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इंजीनियरिंग, उनको सी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि जावा आती है उनको अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, खुद से पढ़ लेते हैं, काम हो जाता है। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड तक की कहानी हमारी क्लियर, लेकिन ऐसी कुछ कमी, कुछ खामी होनी चाहिए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, जिसके कारण नई जनरेशन की जरूरत पड़ी। और ऑब्वियस सी चीज है कि अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ रही है तो उसमें अनडाउटेडली दे शुड बी बेटर, उनसे बेहतर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो बिल्कुल हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस उनसे बेहतर, किस सेंस में अभी जानते हैं, अभी समझते हैं अपन इसी चीज को। ठीक है, सो चीज सिर्फ इतनी सी ध्यान रखो कि अभी सारी बातें प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में चल रही हैं। इन्हें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आनी है, कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, हाई लेवल मतलब ये हमें आसानी से समझ में आती हैं, हम इसकी प्रोग्रामिंग हम इजीली सीख पाते हैं। मुश्किल से 3-4 महीने, 5 महीने में आप कोई सी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अच्छे एफर्ट्स लगा लो तो 2 महीने के अंदर कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। ठीक है, सो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर वे इजियर टू लर्न एज कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेजेस। ठीक है, इनमें प्रोग्रामिंग करने के भी बहुत सारे फायदे हैं। प्रोग्राम को, कोड को मैनेज करना इजी हो जाता है, कोड ऑर्गेनाइज्ड दिखने लगता है, और कोड में कुछ चेंजेस करने पड़े कल को या एरर्स ढूंढ के दूर करने पड़े तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि नियर टू ह्यूमन बीइंग, इजी टू लर्न एंड प्रोग्राम, है ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, ओके चलो, सो लेट्स कंटिन्यू। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों और क्यों बेहतर और ये सारी बातें करें। देखो, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का नाम प्रोसीजर ओरिएंटेड इसलिए रखा गया कि इन लैंग्वेजेस का जो ओरिएंटेशन था, मतलब आप जब सी लैंग्वेज का यूज करके कोई प्रोग्राम बनाओगे तो आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ओरिएंटेशन मेथड्स बनाने के ऊपर होगा, आपका पूरा फोकस मेथड्स पे होगा। ठीक है, अब जो थर्ड जनरेशन में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली कहानी जब पिक्चर आई सामने, सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब आपका फोकस अब चेंज होके प्रोसीजर से हटके मेथड्स ना बनाते हुए नाउ यू विल फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स। अब आप ऑब्जेक्ट बनाने के ऊपर फोकस करोगे। अब ये क्या चीज हो गई सर? तो देखो, ओरिएंटेड का मीनिंग तो आई बिलीव सबको क्लियर हो गया। जैसे ओरिएंटेड वर्ड किस लिए यूज करते हैं, जैसे आपकी क्लास के अंदर कोई क्लासमेट है आपका जो भी, उसके लिए अपन कई बार बोलते हैं कि यार ही इज वेरी मनी ओरिएंटेड, उसको हर चीज में पैसा दिखता है। ठीक है, बस वो हर चीज के लिए पैसे की बात करते रहता है, मेरा पेन इतने का, मेरा बैग इतने का, मेरा ये इतने का, मेरा वो इतने का। ठीक है, सो ओरिएंटेशन, आप किस चीज के, मतलब ओरिएंटेड का मीनिंग तो आपको एक लेवल पे क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यह है कि प्रोग्राम जब भी बनाओगे तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है, या
और अप्रोप्रिएटली बोलूं तो आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, तो यहां पे फोकस, आपका पूरा फोकस होगा ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने पे, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने पे। और आइडेंटिफाई करने के बाद उन ऑब्जेक्ट्स के लिए, सारी कहानी ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे की जाएगी, ऑब्जेक्ट्स के लिए मेथड्स बनेंगी, ऑब्जेक्ट्स के लिए डेटा होगा, मतलब सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी। सर अब आप क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, इसकी डिटेल बहुत अच्छे समझ में आएगी। क्लास 10th का चैप्टर 1 है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जब भी वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मीनिंग है। अब भी सिर्फ इतना समझो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग, जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है अपने स्कूल के लिए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अगर मुझे स्कूल के लिए बनाना है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो अगर मैं ये सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं किन लोगों की या किन चीजों की डिटेल स्टोर करने वाला हूं, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे मैं किसके लिए डिटेल स्टोर करूंगा, तो ऑब्वियसली पूरा स्कूल रिवॉल्व करता है स्टूडेंट्स के आसपास। स्टूडेंट ही ना हो तो स्कूल का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। स्टूडेंट, फैकल्टी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो लाइब्रेरी की बुक्स, ये चीजों की बात कर रहे हैं अपन, है ना। कुछ तो लोग हो गए जैसे स्टूडेंट और फैकल्टी, है ना। इसके अलावा बुक्स हो गई, इसके अलावा वहाँ पे कुछ केमिकल्स हो सकते हैं आपके लैबोरेटरीज में जो यूज में आते हैं, इसके अपार्ट फ्रॉम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। तो जिस भी चीज की डिटेल, इनमें से जो भी चीजों की डिटेल आपको सॉफ्टवेयर में स्टोर करानी है, ठीक है, उन सब चीजों को, इन सब को हम टुगेदर वी कॉल देम ऑब्जेक्ट्स। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअली भी हर एक को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सो जब भी अपन सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो पहले मेथड्स बनाने पे फोकस नहीं करते हुए, प्रोसीजर ओरिएंटेड में मेथड्स बनाने पे फोकस किया जाता था सीधे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सीधे फोकस किया जाता है कि किन चीजों के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, किन ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो उन ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की जाती हैं उसके बाद, ठीक है। ये हमें और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन। यहां पे हम एब्स्ट्रैक्शन करके एक प्रिंसिपल है जिसका यूज करेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ काम की चीजों को, सिर्फ काम की प्रॉपर्टीज को अपन उस स्टूडेंट की काम की चीजें स्टोर करेंगे, फालतू चीजें स्टोर नहीं करेंगे कि स्टूडेंट के बालों के कलर कैसे हैं, आंखों के कलर कैसा है, रोता है कि गाता है कि चिड़चिड़ा है कि नकचड़ा है कि क्या, ये सब डिटेल नहीं। ओनली वी विल स्टोर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्कूल, लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर, एड्रेस, पेरेंट्स का नाम, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ब्लड ग्रुप, क्वाइट पॉसिबली कुछ इस तरह की चीजें बस स्टोर करके रखी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट वी वोंट स्टोर एनीथिंग एल्स। सो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे प्रिंसिपल, इट विल बी नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके ये काम करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक लेवल पे आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करके प्रोग्रामिंग करना होती है, तो सारा फोकस किस पे होता है, ऑब्जेक्ट्स बनाने के ऊपर फोकस होता है हर चीज के लिए। और बेहतर मैंने बताया आपको चैप्टर 10 में समझ में आएगा जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली क्लास क्या होती है वो समझेंगे जब बहुत अच्छे से। सो हैव पेशेंस, तब अपन अच्छे सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि थर्ड जनरेशन में प्रोसीजर ओरिएंटेड से बेहतर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों थी। तो इसलिए थी क्योंकि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड में तो सिर्फ फोकस किस पे था, मेथड्स बनाने पे, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाए। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब भी हम किसी चीज को देखेंगे अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में, जब चीजों को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में देखोगे तो उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, लिखना, उसके लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाएगा और ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक मेथड बनाई, स्टूडेंट का फीस एक्सेप्ट करने के लिए कुछ मेथड बना रखी, कुछ फंक्शन बनाया मैंने। तो स्टूडेंट से रिगार्डिंग जितने भी फंक्शंस या मेथड्स होंगे वो सारे मैं कहाँ लिखूंगा, वो सारे मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग हो जाएगी। फैकल्टी से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो सारे फैकल्टी वाली क्लास में लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग हो गई। तो अपने को ग्रुपिंग ऑर्गेनाइज करना, मतलब इससे प्रोग्राम्स, इससे सॉफ्टवेयर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स बना पाते हैं हम, बहुत अच्छे बना पाते हैं, ठीक है।
अभी जितना समझ में आया इतना काफ़ी, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत डिटेल में अपने को समझना है, आगे भरपूर समय मिलेगा। देन केम दी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस विच वर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड सीधे मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है वो आप उसके ऊपर फोकस करो और आपका काम हो जाएगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को इतने इतने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ये मेरे को ऑप्शन आ गया बोल्ड का, मैं इस पे बी पे क्लिक करूंगा, इट विल गेट मतलब ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे अपने को अपनी प्रॉब्लम बतानी है, अपनी समस्या कि मैं क्या चाहता हूँ, कैसे करना है ये हमको नहीं बताना। इसके पहले जो लैंग्वेजेस थी इनमें सब कुछ हमको बताना होता था, पूरे इंस्ट्रक्शंस हमें लिखने होते थे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखने की आपको नेसेसिटी नहीं होती है, इंस्ट्रक्शंस पहले से फीडेड है, ठीक है। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में से आप सिलेक्ट कर लो आपको कौन सा चलाना है, मतलब आप बोल्ड में करना चाहते हो, इटैलिक्स करना है, क्या करना है। सो प्रॉब्लम ओरिएंटेड बेसिकली देखा जाए तो कोई लैंग्वेजेस ना होते हुए प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में बेसिकली टूल्स आ गए, कुछ सॉफ्टवेयर्स और कुछ टूल्स हैं, जैसे कि ये अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, ये कुछ टूल्स हैं। अब क्योंकि ये जो टूल्स हैं इनमें कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे सिर्फ बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक्स कर सकते हो, कुछ और करना है इसके अलावा, बोल्ड इटैलिक्स के अलावा कुछ और करना है तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कुछ और भी तरीका होता होगा इस चीज में, अपने को बोल्ड और इटैलिक्स की जगह इस टेक्स्ट को क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट को रिवर्स करना है, मान लो, ठीक है, जो टेक्स्ट है ये रिवर्स हो जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम की जगह PROBLEM की जगह लिखा हो जाए MELBORP। तो ऐसी कुछ ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल नहीं है, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी टूल, जो बना बनाया टूल आपको मिलता है, उसमें जो ऑप्शंस उन्होंने दिए आप सिर्फ वही यूज कर पाओगे। तो एक तरह से फोर्थ जनरेशन जो लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर काम करना बहुत लिमिटेड हो गया, इनका पावर बहुत लिमिटेड है, आप इसमें हर काम नहीं कर सकते, सिर्फ वो जो अलाउ कर रहे हैं वो काम करवा पाओगे। पर अगर आप सारे तरह के काम करवाना चाहते हो देन यू हैव फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। क्लियर? तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के हमारे पास में फायदे भी हैं और प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के हमारे पास में नुकसान भी है। फायदा तो ये हो गया कि इसके लिए कोई कोड वोड नहीं लिखना होता है, डायरेक्टली टूल में से ऑप्शन सेलेक्ट करा काम हो जाएगा। नुकसान ये है कि लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। फिफ्थ जनरेशन आई नेचुरल लैंग्वेजेस, जैसे आपसे मैंने पिछली बार भी बात कही थी, नेचुरल लैंग्वेजेस जैसे से फॉर एग्जांपल अपने विंडोज़ के अंदर कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, या फिर आपके गूगल असिस्टेंट जिसको आप सिर्फ बोलते हो एंड इट डज सो मेनी थिंग्स। अपने लास्ट टाइम उससे बोला था कि गाना गा के बताओ भैया, सिंग ए सॉन्ग, तो उसने अपने को एक गाना भी गा के बताया था कोर्टाना ने। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ है, इसमें भी मैंने नोट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इतनी सारी चीज़ों को हम ना समझते हुए, हम इतना सब ना पढ़ते हुए सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सबसे मेन तो उसके मतलब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको एक्चुअली तभी क्लियर होंगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हुए कोई प्रोग्राम बनाओगे। मतलब जावा के अंदर जब हम प्रॉपर प्रोग्राम बनाने लगेंगे तब ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अभी हम जो जावा का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम सिर्फ प्रोसीजर ओरिएंटेड वाली करते हैं, उसमें हम सिर्फ मेथड्स बनाने पे फोकस करते हैं। लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट्स बनाने पे फोकस करेंगे, स्टूडेंट या इन सब के ऑब्जेक्ट्स, तब अपने को चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, ओके। सो आई बिलीव यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई। मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं उतारा। इस चैप्टर में से आपको क्या चीज़ें अभी याद करनी, बस इतना मैंने वहाँ लिख के दे दिया। जैसे आपको फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स या फीचर्स बोल लो, इन फीचर्स को जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये फीचर्स सपोर्ट करेगी, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। जावा इन सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है। कौन से फीचर्स? सबसे पहला है इनकैप्सुलेशन। आपने 9th क्लास में 100% डेफिनेशन याद करी होगी। इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग अप द डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। इसका मीनिंग क्या है अभी उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, इसको समझाने के ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ढंग से समझ में आएगा जब 10th क्लास चैप्टर 1 क्लासेस ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे समझ में आएगी ये चीज़। ठीक है, तो अभी फोकस इस चैप्टर में सिर्फ इस चीज़ पे है कि आपको डेफिनेशन याद करनी रहेगी।
ठीक है, मैं आप लोगों से कभी भी पूछ सकूंगा, यू आर सपोज टू लर्न दिस डेफिनेशन। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों के साथ में नोट्स शेयर नहीं करें आई बिलीव। मैं ये चैप्टर, ये जो अपने नोट्स पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 के नोट्स अभी आपसे ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन शेयर करूंगा मतलब इन नोट्स को आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। दीज नोट्स यू विल ओनली बी एबल टू व्यू, मतलब उस लिंक को फॉलो करके आप सिर्फ नोट्स खोल के ओपन करके पढ़ पाओगे बस उसमें से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा। ये जो नोट्स होंगे ये आपको प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी मिलेगी एज सुन एज द लॉकडाउन इज गोन। ठीक है, सो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन याद करनी है, डेटा हाइडिंग की डेफिनेशन नहीं याद करनी है, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन याद करनी है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ये भी आपने रटी हुई डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन 10th के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज समझाने में यकीन रखता हूं, मेरे को कभी भी चीजें रटवाने में कोई मतलब मैं भरोसा नहीं रखता। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा पसंद आता है कि बच्चा रटे कोई चीज। लेकिन फिलहाल में मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये सही वक्त नहीं है मुझे ये समझाने का। एक बार प्रोग्रामिंग करके वहां तक पहुंच गए ना, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, अपने आप समझ में आएंगी, और मैं भी एफर्ट्स लगाऊंगा समझाने के लिए। ठीक है, आराम से अपने को 3-4 लेक्चर लगेंगे, मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज की डिटेल, एक एक चीज, एक एक डेफिनेशन बहुत डिटेल में समझ में आएगी। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, पर अभी फिलहाल जितना बोल रहा हूं उतना कर लेना, डेफिनेशंस याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, मैंने जो बोल्ड में लिख रखी है, जो ये ब्लू कलर में दिख रही हैं, आप इस डेफिनेशन को याद करें, दूसरी डेफिनेशन के ऊपर फोकस ना करें। पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक डेफिनेशन याद करनी है कोशिश उसमें से। एंड आई विल प्रेफर कि जो मैंने पहले नंबर पे लिखी होती है या जो मैंने बोल्ड में लिखी होती है उसको याद करना आप लोग। ठीक है, इनहेरिटेंस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनहेरिटेंस को भी, ये जो डेफिनेशन इनहेरिटेंस की, उस चीज को बस याद करना है आपको। ठीक है, डिटेल अभी इसकी भी कुछ भी नहीं समझा रहा, फिर से इस बारे में बात करेंगे भले ही जब भी आएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन इतनी बड़ी है, ये प्रेफर्ड है, लेकिन अभी फिलहाल अपने को बहुत ज़्यादा काम की नहीं है 10th की क्लास के पर्सपेक्टिव से। फिर भी याद करनी हो तो ये वाली करेंगे जो आपकी स्कूल की बुक में लिखी हुई है सुमिता अरोरा में। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू प्रोसेस्ड डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। ओके, ये डेफिनेशन अपन याद कर लेंगे इस चीज़ की। सो आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हुई कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स में सिर्फ डेफिनेशंस याद करनी है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, इन चीज़ों की। डेटा हाइडिंग की डेफिनेशन ये भी याद करोगे चलेगा, पर क्या होता है वो समझ में आएगा 10th क्लास के जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तभी बस। ओके, नाउ वी नीड टू कंटिन्यू विद लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर। ये 3 तरह के थे, हमने अभी देखे थे। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर्स, हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज है, ये बात करें। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं बेसिकली। तीनों का काम क्या है? आपने किसी दूसरी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज को छोड़ के जिस भी लैंग्वेज में आपने कोड लिखा, उसको ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। ये 3 तरह के हुए। इसमें सबसे पहला असेंबलर। असेंबलर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, पहला। दूसरी चीज़, वो बिल्कुल सेम वर्क करता है जैसे कंपाइलर करता है। ठीक है, असेंबलर और कंपाइलर दोनों एक तरह से वर्क करते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिकली, और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो थी C++, जावा, मतलब 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, इन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है। ठीक है, सो असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उन सब के लिए कंपाइलर होता है। दोनों की वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल सेम। अब कंपाइलर के बारे में बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। सो आपने अगर एक सेट ऑफ कोड लिखा, आपका कोई प्रोग्राम लिखा, तो कंपाइलर उसको कैसे कन्वर्ट करेगा? वो पूरे कोड को पढ़ना शुरू करेगा लाइन बाय लाइन, है ना, पढ़ेगा लाइन बाय लाइन, पूरे को एक साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा कायम में मशीन कोड में, और आपको जनरेट करके एक मशीन कोड देगा। उस मशीन कोड को हम एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके, जो रन हो सके। ऑब्वियसली जो भी मशीन कोड होगा वो रन हो सकता है, वो डायरेक्टली चल सकता है, इसलिए उसको एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मशीन कोड इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटेबल कोड। अब हम कंपाइलर हमारा जो है
वो आपने जो भी कोड लिखा, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा, उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करता है मशीन कोड में। अब अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको मशीन कोड मिल जाएगा इधर, लेकिन अगर कोई एरर्स हैं तो 1 2 3 4 5 50 जितनी भी एरर हैं, सारे एरर्स एक साथ दिखा देगा आपको। ठीक है, मतलब कंपाइलर को जब भी पहला एरर मिलेगा तो वो रुकेगा नहीं, वो उस एरर को दिखा देगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेगा अगली लाइन पे, उसको कन्वर्ट करना चाहेगा, उस पे कुछ एरर है तो वो भी दिखा देगा, उसके बाद कुछ एरर है तो उसे भी दिखा देगा। ठीक है, मतलब सारे एरर्स एक साथ दिखाता है, रुकता नहीं है, ये अपना काम नहीं रोकता है पहले एरर पे। ठीक है, अब फायदा क्या, इससे फायदा ये कि आप क्या करो, आप सारे एरर्स पहले एक बार दूर कर लो अपने प्रोग्राम के और फिर वापस उसको कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, अब ये बात अपन क्यों कर रहे हैं, ये अपन इसलिए कर रहे हैं कि इससे थोड़ा सा उल्टा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक लाइन उठाता है, उसको कन्वर्ट करता है और रन भी करता है परभारे रन कर देता है। वो दूसरी लाइन उठाता है, कन्वर्ट करता है, रन कर देता है। ठीक है, आपको कोई कोड नहीं मिलेगा, आपको मशीन कोड नहीं मिलने वाला, वो मशीन कोड कन्वर्ट करके और तुरंत रन करते जाता है और खत्म होते जाती है वो कहानी वहां पे। अब अगर मान लो 5वीं नंबर की लाइन पे एरर आ गया इंटरप्रेटर के टाइम पे, तो जो 5वीं नंबर की लाइन पे एरर आया, प्रोग्राम ये अपना इंटरप्रेटर जो है वहीं पे चौड़ा होकर बैठ जाता है, बोलता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अब तुम पहले ये 5वीं नंबर की लाइन का एरर दूर करो और वापस से मुझे रन करो, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, मतलब हो सकता है 5वीं नंबर की लाइन के बाद 6 नंबर की लाइन पे, 7 नंबर की लाइन पे, या फिर 100th नंबर की लाइन पे आगे और भी 25-50 एरर्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारे एरर एक साथ नहीं दिखाता। वो जो पहला एरर मिलता है बस उस पर चौड़ा होकर बैठ जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, ये इंटरप्रेटर की वे ऑफ वर्किंग है। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की वे ऑफ वर्किंग में डिफरेंसेस समझना है अपने को, बहुत ध्यान से वापस ऑब्जर्व करना है इस चीज को, मैं जो बात बोल रहा हूं। दोनों का ही काम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का है। क्लियर, दोनों का काम, दोनों की सिमिलैरिटी तो इतनी है ना, दोनों कन्वर्जन का काम करते हैं, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में करते हैं, लेकिन कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है और आपको मशीन कोड दे देता है, रन नहीं करता है, आपको मशीन कोड दे देता है। अब आपको ये जो मशीन कोड मिला, आप चाहो इसको कितनी बार भी रन करो, एक बार मशीन कोड मिल गया अपने को, अपन उसको जितनी बार चाहे उतनी बार रन कर सकते हैं। वी कैन रन दी मशीन कोड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, एक बार कंपाइल कर दिया, मशीन कोड मिल गया, जितनी बार चलाना है, मशीन कोड मिल गया मतलब एक फाइल मिल जाती है ना, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसको जितनी बार चाहो आप रन कर सकते हो। इंटरप्रेटर के केस में इंटरप्रेटर आपको कोई फाइल वाइल नहीं देता है, वो एक एक लाइन उठाएगा, कन्वर्ट करेगा, रन भी कर देगा, फिर अगली लाइन उठाएगा, कन्वर्ट करेगा, रन करेगा, आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी, आपको कोई कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको जितनी बार भी अपना प्रोग्राम रन करना है उतनी बार आपको इंटरप्रेट भी करवाना पड़ेगा इंटरप्रेटर के केस में। सो इस कारण से इंटरप्रेटर स्लोअर होते हैं एज कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर में लिखी हुई चीज एक बार आपको कन्वर्ट होके मिल गई, अब आप जितनी बार चाहो उसको चलाओ, लेकिन इंटरप्रेटर में आपको बार बार उस चीज को इंटरप्रेट ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि जावा लैंग्वेज, या आज जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा लैंग्वेज, जैसे जावा, सी शार्प, पाइथन, ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं ये कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हैं। ये कंपाइल भी होती हैं और ये इंटरप्रेट भी होती हैं। ठीक है, मतलब इनके लिए कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी, दोनों काम करते हैं। ये सिर्फ कंपाइलर का यूज करके इनको यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, मतलब जावा लैंग्वेज सिर्फ कंपाइलर यूज नहीं करती, वो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों को यूज करती है, पर अलग अलग स्टेजेस पे। पहली स्टेप में कंपाइल करो, अगली स्टेप में इंटरप्रेट करो, इसीलिए यहां पे आपको नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कंपाइलर क्या कर रहा है, यहाँ कंपाइलर को यूज करने वाली लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रन। ठीक है, ऐसे इंटरप्रेटर को यूज करने के लिए लैंग्वेज लिखी हुई है बेसिक और पाइथन, सॉरी माय मिस्टेक, पाइथन जो है वो सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करती है, इट इज ओनली इंटरप्रेटर बेस्ड। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं जावा का नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो कंफ्यूज मत हो, जावा की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हमें पढ़नी है, पर पहले हम पढ़ें तो सही कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते क्या है, तभी तो हमको आगे चल के डिटेल समझ में आएगी कि आखिर ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो चीज़ें हैं, हमारा जावा किस तरह से काम करता है। पूरा अपने को सेकंड जो आगे अपने को चैप्टर मिलेगा जावा टेक्नोलॉजी, उसमें हमको पूरा यही पढ़ना है कि हाउ अ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, जावा का प्रोग्राम कैसे चलता है, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। सो अभी फिलहाल के लिए सर वीडियो डाल सर ना।
फिलहाल के लिए अपने को इतना समझना था कि आखिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बेसिक कंपाइलर इंटरप्रेटर, जावा से रिलेटेड नहीं, सिर्फ कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, एक बार आप इस सबको पढ़ो फटाफट से। आई वॉन्ट यू टू रीड, गो थ्रू इट। ये पूरा पढ़ेंगे अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फटाफट पढ़ो, और कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ पे लिखा है इंस्टेड ऑफ जस्ट शोइंग एंड हॉल्टिंग ऑन द फर्स्ट एरर, पहली एरर पे रुक नहीं जाता है, वो पहली एरर दिखा के रुकता नहीं है, वो सारी एरर एक साथ दिखाता है। ठीक है, और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो यहां लिखा हुआ है। वो सिर्फ क्या करता है, प्रोग्राम को कन्वर्ट करके आपको मशीन लैंग्वेज में कोड दे देता है। अब आप उसको जितनी बार चाहो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, और सुटेबिलिटी लिखी हुई है यहाँ पे कि आखिर ये सुटेबल कहाँ है, मतलब कंपाइलर बेस्ड वाली लैंग्वेज। देखो, आप जब सॉफ्टवेयर बनाना चाहोगे तो आपका सबसे पहला डिसीजन यही होना चाहिए कि आखिर मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करूं। लेकिन परेशानी ये है कि हम यूजुअली कोई एक लैंग्वेज सीखते हैं। अब एक लैंग्वेज सीखते हैं तो जो लैंग्वेज आती है उसी का यूज करके प्रोग्राम बना लेते हैं, पर कायदे से आपको किसी भी लैंग्वेज का यूज करके आप प्रोग्राम बना सको, इस तरह की चीज होनी चाहिए। चलो आपकी बात ना करूं मैं, तो मैं किसी कंपनी की बात करता हूं। जैसे कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं मान लो, अब मुझे कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो अपनी टीम से बनवाऊंगा मैं, मतलब मेरी तो कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो मेरे को सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो ये सॉफ्टवेयर मैं जो बनाऊं ये कौन सी लैंग्वेज को यूज करके बनवाएं अपन इसको कंपाइलर बेस्ड रखें या इंटरप्रेटर बेस्ड रखें, तो ये डिसीजन मेरा रहेगा, और इस डिसीजन के ऊपर डिसाइड होगा कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, ये मतलब मैंने आपको सिर्फ सुटेबिलिटी बता दी। जैसे मान लो मेरे को जरूरत है, मैं जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर में मुझे एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखाती है, मतलब मुझे स्पीड अच्छी चाहिए, तो उस केस में व्हाट वी विल प्रेफर, हम उस केस में प्रेफर करेंगे कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज को यूज करके, कोई सी भी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज जैसे सी या C++, इसका यूज करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जीक्यूशन स्पीड का, तो आई विल गो फॉर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी डायग्राम में दिख रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब मशीन कोड। इस एग्जीक्यूटेबल कोड को हम जितनी बार चाहें उतनी बार रन कर सकते हैं, और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, CPU, मतलब हमारा प्रोसेसर, और एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे देता है जो भी प्रोग्राम का रिजल्ट है। इसके बाद इंटरप्रेटर्स की बात हुई, तो इंटरप्रेटर्स के बारे में यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ें एक बार। जो जो बातें मैंने बोली एक एक चीज वहां लिखी हुई है, सिर्फ अपने को समझना है इसमें ड्रॉबैक्स के बारे में। ये ड्रॉबैक भी आपको समझ में आ जाएगा, ये भी अपन बात कर चुके हैं। हर बार री इंटरप्रेट करना पड़ता है, मतलब बार बार जितनी बार आपको प्रोग्राम रन करना है, प्रोग्राम हैज टू बी री इंटरप्रेटेड, मतलब बार बार इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कोई एग्जीक्यूटेबल कोड या एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल मतलब आपको नहीं मिलता है। एडवांटेज, फायदा क्या है, क्यों यूज करें आखिर। इनके हिसाब से इनका कहना है कि सुपीरियर एरर मैसेजेस बहुत अच्छे आते हैं इंटरप्रेटर में एज कंपेयर टू कंपाइलर। मतलब अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो ये ज़्यादा बेहतर दिखाएगा, और इसीलिए क्योंकि एरर ढंग से दिखाता है तो उस एरर को ढूंढ के दूर करना आसान हो जाता है। दस ईजियर डीबगिंग। ठीक है, डीबग करना इजी हो जाता है। डीबगिंग का मतलब अब आप समझ लो, बग मतलब एरर, प्रोग्राम में कीड़ा, प्रोग्राम में एरर इज नोन एज बग। उस बग को ढूंढ के दूर करने वाली प्रोसेस को, सिर्फ ढूंढना नहीं, ढूंढ के दूर करने वाली प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दैट एरर। सुटेबिलिटी, कहाँ सुटेबल इंटरप्रेटर, आइडियल फॉर एनवायरमेंट्स वेयर मेन मेमोरी इज लिमिटेड, जहाँ पे आपकी सिस्टम की मेन मेमोरी कम है वहाँ पे। अब ये मेन मेमोरी क्या होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखना है, उसके बिना मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि ठीक है, मेन मेमोरी के बिना अभी सिर्फ इतना समझो, बिना मेन मेमोरी के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस बिना मेन मेमोरी के वर्क नहीं करती। एवरी कंप्यूटिंग डिवाइस हैज़ अ मेन मेमोरी। ठीक है, लैंग्वेजेस विच यूज इंटरप्रेटर, तो बेसिक पाइथन, 2 लैंग्वेजेस हैं।
हियर इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्राम के थ्रू समझाया कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में, और कोई मशीन कोड नहीं मिल रहा है, सीधे सीपीयू के पास जा रहा है और वो अपने को रिजल्ट देते जा रहा है। ठीक है, अभी any language can be compiled or interpreted, however traditionally languages like C, C++, Pascal are typically compiled, whereas scripting languages like Perl and JavaScript are interpreted. अब ये क्या बात कही इन्होंने, ये कहा कि ओरिजिनली जो पुराने टाइम में जो लैंग्वेजेस होती थी जो प्रोग्रामिंग के लिए काम में आती थी, मेजोरिटी लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करती थी। सिर्फ जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है जो आज के ज़माने में कुछ जगहों पे काम में आती है, जैसे जावा स्क्रिप्ट बहुत फेमस है, जावा लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्लीज़ सब लोग ये चीज़ ध्यान रखना, आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो लेकिन हमेशा के लिए ध्यान रखना, दोनों बहुत डिफरेंट है। आपको जावा आती है इसका ये मतलब नहीं कि आपको जावा स्क्रिप्ट आती है, दोनों लैंग्वेजेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती थी वो इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं। ठीक है, अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी से पहली बार सुनो ये सब चीज़ें, अपने आप आगे चल के आपको सिग्निफिकेंस क्लियर होते जाएगा। कुछ लैंग्वेजेस जैसे जावा ये दोनों का यूज़ करती है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक को यहाँ पे अगर ख़त्म करें तो यहाँ पे सिर्फ इनके बीच के डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। तो ये डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इनमें से ये चारों डिफरेंस पता होने चाहिए अच्छे से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए डिफरेंसेस क्लियर रखना आपने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो डिफरेंसेस क्या है एक बार आप पढ़ लें, मैंने एक बार अपने लेवल पे समझा दिए, बेसिस ऑन विच बेसिस मैंने डिफरेंशिएट करा है वो भी यहाँ लिखा है, फटाफट से पढ़ें, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। कहीं डाउट हो तो पूछें। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके चलो परफेक्ट। तो ये अपना पहला चैप्टर खत्म हुआ एंड वी नीड टू स्टार्ट विद जावा टेक्नोलॉजी ओवरव्यू। यहाँ से अपन शुरू करेंगे, ये आपके सिलेबस के हिसाब से बेसिकली आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू करवाना होता है हम लोगों को। इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया वो बेसिक्स थे, जो आपको आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपन ने वो चीज़ें पढ़ी है इनिशियली, वो बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, अब चैप्टर 2 जावा टेक्नोलॉजी, यहाँ से अपने को नेक्स्ट स्टार्ट करना है।